Hello friends, good morning. Myself Dr. Sheetal and today's topic is drugs on kidney. मीन्स वो दवाइयाँ जो किडनी पर काम करती हैं एंड दे आर नोन एज डायूरेटिक्स. सो डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं, यूरिन को बढ़ाएंगी. इनको मेनली हम कहाँ देंगे? इडिमा, स्वेलिंग में. बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग आ जाए, चाहे वो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए, आपको हेड इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आपके ब्रेन में स्वेलिंग आई है, ड्रग ऑफ चॉइस डायूरेटिक्स. आँखों में प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज ग्लॉकोमा, तब ड्रग ऑफ चॉइस इज डायूरेटिक्स. पेट में पानी भर गया है, एसाइटिस, लंग्स में पानी भर गया है, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन. पैरों में स्वेलिंग आ गई है, दैट इज नोन एज पीडल इडीमा. पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, दैट इज नोन एज अनासार्का. सो ट्रीटमेंट ऑफ स्वेलिंग इज टेम्परेरी ट्रीटमेंट इज डायूरेटिक्स, क्योंकि एक वही है जो फ्लूइड को बहुत जल्दी बॉडी से बाहर निकालता है एंड आपको रिलीफ देता है. बट अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज ओनली अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट बिकॉज परमानेंटली यू हैव टू रूल द कॉज कि आपकी स्वेलिंग आने का कॉज क्या है. लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन हुआ है तो आपको यू हैव टू रूल आउट कि लंग्स में कैंसर हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, निमोनिया हो रहा है, लंग एब्सेस हो रही है, क्या रीज़न है. पेट में पानी भर गया, दैट इज एसाइटिस, यू हैव टू रूल आउट कि पेट में ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है या क्या है. सो द टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज डायूरेटिक्स बट परमानेंटली यू हैव टू रूल आउट द कॉज. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर रीडिंग अबाउट द ड्रग्स फॉर डायूरेटिक्स कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं एंड देयर यूजेस कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं. The classification, the first group is known as medium efficacy and these are the inhibitors of the loop diuretics. Second is the medium efficacy, that is the inhibitor of sodium chloride symport. And third is the weak or the adjuvant diuretics, they having the weak action और कभी कभी हम इन दोनों को अपर दोनों के साथ नीचे को ऐड करके देते हैं, एड ऑन करके, that's why they are known as adjuvant diuretics. So the most important group high ceiling is known as sulfonyl derivative, that is known as furosemide, जिसका ब्रांड नेम होता है लैसिक्स. लैसिक्स के नाम से टैबलेट इंजेक्शंस दोनों अवेलेबल होते हैं. अगर आपने किसी को लैसिक्स का इंजेक्शन दे दिया विद इन 10 to 15 मिनट्स आप वॉशरूम में बैठे हुए मिलोगे बिकॉज इट इज़ हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन. इसलिए इसका नाम ही होता है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स. एंड एमसीक्यू क्वेश्चन इज दैट कि इट इज ऑल्सो नोन एज इनहिबिटर ऑफ द लूप डायूरेटिक्स. So the important drug in this group is sulfonyl derivative, that is furosemide. The other drugs are phenoxyacetic acid, that is ethacrynic acid, and the organomercurils, that is mercilin. सेकेंड ग्रुप इज मीडियम एफिकेसी जो हम लोग डेली यूज करते हैं. इसमें फर्स्ट ग्रुप इज थायजाइड्स, द ड्रग इज हाइड्रोक्लोरथायजाइड एंड सेकेंड इज द थायजाइड लाइक क्लोरथैलिडोन एंड द इंडिपामाइड. थर्ड ग्रुप आर द वीक और द एडजुवेंट डायूरेटिक्स. इसमें चारों पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज ऑल आर द एमसीक्यूज. फर्स्ट इज द कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, द ड्रग इज एसिटाजोलामाइड. पोटेशियम स्पेयरिंग, ये क्यों है अभी मैं इसका यूज बताऊंगी आपको, बट द ड्रग्स आर स्पाइनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रीन एंड द अमिलोराइड. थर्ड ग्रुप इज ज़ैंथीन, दैट इज थियोफाइलिन. आपको याद हो कि थियोफाइलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज ये ड्रग ब्रोंकियल डायलिटेशन भी कराती है और जब आप इसको एज अ ब्रोंकियल अस्थमा में देंगे तो ये ड्रग किडनी के ऊपर डायरेटिक का एक्शन दिखाती है बट अगेन इट इज़ अ वीक, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. फोर्थ इज द ऑस्मोटिक डायरेटिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ड्रग इज मैनिटॉल एंड ग्लिसरॉल. एंड फिफ्थ इज द एसिडिफाइंग और द अल्कलाइजिंग एजेंट, द ड्रग आर अमोनियम क्लोराइड एंड द पोटेशियम साइट्रेट. सो नाउ वी डिस्कस इट वन बाय वन. यूजेस. The first use is edema means swelling. Edema of any cause, चाहे उसका रीज़न हार्ट हो, किडनी हो, हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन्स की कमी हो. Edema of any cause, the drug is the drug of choice. Second is the acute pulmonary edema, that is acute left ventricular failure following decrease in the blood volume and venous return responsible for the improvement. अचानक से अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब काम नहीं करेगा उसका ब्लड बैक फ्लो तुरंत लंग्स में जाएगा, लंग्स पूरे फुल हो जाएंगे, दैट इज एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. तो एक प्रॉब्लम तो आती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो एओर्टा से ब्लड नहीं जाएगा एंड सेकेंड तुरंत में पल्मोनरी में लंग्स में पूरे में ब्लड भर जाता है तो आपको एकदम से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है. सो फॉर द acute pulmonary edema the treatment of choice is IV Lasix, तुरंत Lasix का इंजेक्शन लगाओ. थर्ड इज सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन में स्वेलिंग आ गई, जैसे अभी मैंने कहा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दैट इज RTA. मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, ब्रेन ट्यूमर एंड आईज में प्रेशर बढ़ना, दैट इज नोन एज ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा मीन्स इट इज अ कंडीशन इन विच इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ योर आईज इज इंक्रीज मोर देन 20 mm of Hg, दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लॉकोमा. सो अगर आईज का प्रेशर बढ़ रहा है एंड ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है, इन दोनों में स्पेशली द ड्रग ऑफ चॉइसेस ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, दे आर द प्रिफर्ड ड्रग्स, जिसमें ड्रग आई थी अपनी मैनिटॉल एंड
ग्लीसरॉल। सो थर्ड यूज इज द सेरेब्रल एडिमा। जो भी पेशेंट रोड एक्सीडेंट के आते हैं या जिनमें सस्पेक्टेड है हेड इंजरी, तो हम उसमें आंख बंद करके IV मैनिटॉल स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्स्ड डायरेसिस। फोर्स्ड डायरेसिस, अगर सपोज कोई पेशेंट ऐसी ड्रग लेकर आया है जो कि किडनी से एक्सक्रीट आउट होती है, एग्जाम्पल हिप्नोटिक्स, सारी नींद की दवाइयाँ, क्योंकि नींद की दवाइयाँ बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, पॉइजनिंग भी इसी की बहुत कॉमन होती है, एंड दीज आर द ड्रग्स विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। तो अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है कि पेशेंट हिप्नोटिक्स ड्रग की पॉइजनिंग लेकर आया है, आप तुरंत मेलासिक्स के इंजेक्शन स्टार्ट कर दो एंड हाई डोज में दे दो, सो दैट कि जल्दी से जल्दी ये ड्रग बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए विदाउट डूइंग एनी इफेक्ट्स। तो उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स्ड डायरेसिस इन केस ऑफ पॉइजनिंग। फिफ्थ इज हाइपरटेंशन। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस डायरेटिक्स होता है, लेकिन अगेन हाई सीलिंग नहीं देंगे, क्योंकि हाई सीलिंग अगर आपने दी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, वॉशरूम में बैठे हुए लोगे। इसीलिए फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मीडियम एफिकेसी दैट इज थायाजाइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन अगेन क्योंकि ये डायरेटिक है, इसलिए इस तरह की मेडिसिन को हम लोग मॉर्निंग टाइम पर देते हैं कि आपको ये टैबलेट सुबह खानी है। नेक्स्ट, अलॉन्ग विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द सीवियर एनीमिया, बिकॉज अगर आप सीवियर एनीमिक पेशेंट हो, आपका हीमोग्लोबिन 3 और 4 है, तो ऐसे में आपका हार्ट ऑलरेडी कंपनसेटेड रहता है, और जब हम ब्लड देते हैं तो ब्लड अगर हम पैक सेल वॉल्यूम देंगे तो उसकी जो अमाउंट होता है दैट इज अराउंड 150 cc। तो 150 cc का जब एक्स्ट्रा अमाउंट हार्ट में जाता है तो हार्ट के ऊपर वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इन दैट केस अगर सीवियर एनीमिया में हम ब्लड दे रहे हैं तो साथ में हम एक डायरेटिक का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, सो दैट जितना हमने वर्कलोड हार्ट पे बढ़ाया है उतना हमने डायरेटिक से उतना फ्लूइड बॉडी से बाहर निकाल दिया, सो इट प्रिवेंट्स द वस्कुलर ओवरलोड। नेक्स्ट इज हाइपरकैल्सीमिया एंड द रिनल स्टोन, बिकॉज जो लूप डायरेटिक्स थे हमारे वो बॉडी में कैल्शियम को कम करते हैं, इसलिए हाइपरकैल्सीमिया के पेशेंट्स में हम लूप डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरकैल्सीयूरिया। हाइपरकैल्सीयूरिया, in this thiazides are the drug preferred choice, and last but not the least is the increase intracranial or the intraocular pressure। ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है या आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है, विच इज नोन एज एक्यूट कंजस्टिव ग्लॉकोमा, हेड इंजरी, सो बाय द ऑस्मोटिक एक्शन इट इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम CSF एंड द एक्वस ह्यूमर। सो अगर इन कंसाइज में बात करूं कि डायरेटिक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ 2-3 वर्ड्स हमेशा याद रखने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी ब्रेन और आइज का प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको डायरेटिक ही देना है। अगर एडिमा किसी भी कारण से आपको बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, चाहे वो कार्डियक रीजन से हो, रिनल से हो, बट टेम्परेरी रिलीफ के लिए आपको डायरेटिक्स ही देना है। एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट इज द हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर वाले लोगों में आज भी डायरेटिक्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस दैट आर थायजाइड्स। नाउ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डायरेटिक्स। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये 4 चीज़ों को कम करता है, सोडियम, पोटेशियम और सलाइन को बॉडी से कम करेगा। सोडियम को अगर बॉडी से बाहर निकालेगा तो हमेशा याद रखना सोडियम का बेस्ट फ्रेंड होता है पानी, मतलब पानी भी बाहर निकलेगा। तो जब आप डायरेटिक्स लोगे तो आपकी बॉडी से सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा, सलाइन भी कम होगा एंड मैग्नीशियम भी कम होगा। और इनको लेने से 3 चीज़ें बढ़ती हैं, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा एंड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। सिंपल ये 7 वर्ड्स याद रखो कि क्या चीज़ें कम होंगी और क्या चीज़ें बढ़ेंगी। सो फर्स्ट इज द हाइपोकैलेमिया। अगर आप हाई सीलिंग डायरेटिक्स को, अगेन आई एम सेइंग मीडियम एफिकेसी या वीक डायरेटिक्स को आप यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट अगर आप हाई एफिकेसी डायरेटिक्स को दैट इज फ्यूरोसेमाइड को लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो हाइपोकैलेमिया होगा, आपकी बॉडी से पोटेशियम कम होगा। और जब भी बॉडी से पोटेशियम कम होगा, याद रखना इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। इसीलिए हाइपोकैलेमिया होने से मसल क्रैम्प्स आएंगे, पूरी बॉडी में मरोड़ उठेगी, ऐसा लगेगा कि बस पूरी बॉडी में क्रैम्पी पेन्स आ रहे हैं, कोई मेरी बॉडी को दबाता रहा है। So muscle cramps, fatigue, cardiac arrhythmias, and it is more common with the high ceiling diuretics as compared to the thiazides. So it is treated by high dietary potassium intake, supplement of the KCl and the concurrent use of the potassium sparing. तो अगर आपको लग रहा है कि किसी कारण से आपको हाई सीलिंग ज़्यादा देने पड़ गए थे एंड बॉडी में पोटेशियम की कमी आ गई, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप या तो डाइट से कुछ ऐसी चीज़ें दो जिसमें पोटेशियम इंटेक ज़्यादा हो। सेकेंड, हमारे पास पोटेशियम KCl सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिरप फॉर्म में आता है पॉटक्लोर,
पॉटक्लोर का नाम ब्रांड नेम है, सिरप के फॉर्म में आता है, आप इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम दे दो। और अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आप पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन आते हैं, आप वो दे दो। एंड थर्ड इज़ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाई सीलिंग देने की जरूरत पड़ रही है तो हमको पता है क्योंकि ये पोटेशियम कम कराएगा, और हमारे पास वीक डाययूरेटिक में एक और ड्रग है पोटेशियम स्पेयरिंग, जिसमें ड्रग आती थी स्पाइरोलेक्टोन, तो वो ड्रग थी वो जो पोटेशियम को स्पेयर करती हैं। तो इसलिए अगर हाई सीलिंग आप दे रहे हो तो साथ में आप पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। तो एक पोटेशियम को कम करेगा लेकिन दूसरा पोटेशियम को स्पेयर करेगा और अल्टीमेटली बॉडी में पोटेशियम की कमी नहीं होगी। Second is the hyponatremia, that is potassium कम करेगा. So kidney tends to retain, though it is unable to retain salts due to diuretic gets diluted and the hyponatremia occurs. तो किडनी कोशिश बहुत करती है सोडियम को रिटेन करने की, बट डाययूरेटिक का एक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए बॉडी में डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा. थर्ड इज द एक्यूट सलाइन डिप्लीशन, सलाइन कम होगा, दैट इज आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, आपका बीपी फॉल होगा. ऑब्वियसली अगर पानी जाएगा तो बीपी फॉल होगा, इसलिए इन ड्रग्स को हम लोग एज एन एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपने हाई सीलिंग बहुत फास्ट स्पीड में यूज़ किया है तो आपको पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन भी करना है. नेक्स्ट इज द मैग्नीशियम डिप्लीशन. So increase risk of ventricular arrhythmias especially after MI. So concurrent use of potassium sparing diuretics. नेक्स्ट हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड के लेवल को ये बढ़ाता है एंड स्पेशली थायजाइड जो यूज़ करते हैं उनमें होता है, इसलिए गाउट की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है. क्योंकि गाउट क्या होता है, गाउट इज अ कंडीशन इन विच ब्लड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड. सो अगर आप थायजाइड्स यूज़ करते हो तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो गाउट का दर्द थोड़ा सा बढ़ सकता है. हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा स्पेशली थायजाइड्स. वाइल लूप डाययूरेटिक्स यूज़ करोगे तो कैल्शियम कम होता है, जबकि थायजाइड्स यूज़ करोगे थोड़ा सा कैल्शियम बढ़ता है, बट इन दोनों की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरलिपिडेमिया. पोटेशियम डिप्लीशन इंटरफेयर्स विद द कन्वर्जन ऑफ द प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन एंड इट प्रेसिपिटेशन ऑफ द डायबिटीज़. तो जब भी हम डायबिटिक्स यूज़ करेंगे तो पोटेशियम कम होगा, और जब भी पोटेशियम कम होगा तो प्रो इंसुलिन का इंसुलिन में कन्वर्जन रुकेगा, इसलिए शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ता है. तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स को ये ड्रग यूज़ कर रहे हो तो हम मान के चलते हैं कि इसका शुगर लेवल बढ़ेगा, इसलिए डायबिटीज़ के डोजेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दैट इट इज़ नॉट यूज्ड इन टॉक्सेमिया और प्रेगनेंसी. इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. जब प्रेगनेंसी में किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मान के चलना कि जितना ये सीरियस होता चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया, मतलब सीरियस कंडीशन, अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो पेशेंट को झटके आने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्लेम्शिया. और एक्लेम्शिया की कंडीशन में फीटस एंड मदर दोनों की जान को जाने का खतरा हो जाता है. और ये वो कंडीशन होती है जहाँ अगर पेशेंट को बहुत प्रोफ्यूज स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडिमा रहता है पेशेंट को, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स तक पे एडिमा हो जाता है अगर वो टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी में रहती है. बट इन प्रेगनेंसी डाययूरेटिक्स आर एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड, आपको नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए. नेक्स्ट इज GIT एंड द सीनस डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये हो सकता है. हियरिंग लॉस ओनली विद द लूप डाययूरेटिक, स्पेशली द इथाग्रेनिक एसिड के साथ हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं, इसलिए नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग इथाग्रेनिक एसिड. एंड समहाउ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, कुछ पेशेंट्स एलर्जिक रिएक्शंस दिखा सकते हैं, स्पेशली द रैशेज एंड द हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन, बट ये चांसेस डाययूरेटिक्स के साथ बहुत कम रहते हैं. सो द मेन साइड इफेक्ट जो डाययूरेटिक का है जो हमको दिमाग में रखना पड़ता है, दैट इज़ कि इन ड्रग्स के यूज़ करने से सोडियम कम होगा, पोटेशियम कम होगा, मैग्नीशियम कम होगा, सलाइन कम होगा, इसलिए इनको ध्यान में रखना है. सो ओके, इट्स ऑल अबाउट डाययूरेटिक्स. थैंक यू.